इस सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट यतीन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल और अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं मिलकर बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। जी हाँ, चलिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। गुड इवनिंग, जय हिंद। ठीक, पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को जो सांद्रताएं होती हैं उनमें से, जी हाँ, पिछली क्लास में जो हमने लास्ट बात की थी वो फॉर्मलता पर बात की थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, फॉर्मेलिटी पर हम लोगों ने कुछ जो बातें की थी, ठीक है। और लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि अणुभार जो है वो बराबर है किसके, तुल्यांकी भार के, और वो बराबर है सूत्र भार के, तो मोलरता बराबर नॉर्मलता बराबर फॉर्मलता होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आज मैं आप लोगों को दो और सांद्रताएं पढ़ाने वाला हूं जो ना तो भार भार सांद्रताओं के अंतर्गत आती हैं, ना ही भार आयतन सांद्रताओं के अंतर्गत आती हैं। ये अलग तरीके से काउंट होती हैं, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए, तो नई सांद्रता के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाओ। नई सांद्रता जो है उसका नाम है पीपीएम। एग्जाम में पीपीएम के बारे में ही पूछा जाता, मतलब पीपीएम ही लिखा आता है, ठीक है। पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन। क्या होता है ये पूरा नाम? पार्ट पर मिलियन। ये है पीपीएम। क्या है? पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ठीक है जी। अब पार्ट पर मिलियन की बारे में हम लोग बात करें तो सिंपल तरीके से देखो, पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब कितने लोग समझते हैं? फटाफट से बताओ, कितने लोग मिलियन का मतलब समझते हैं, ये बताओ। मिलियन का अर्थ क्या होता है? 1 मिलियन मतलब कितना? लाडलो जल्दी बताओ, 1 मिलियन मतलब कितना? एक मिलियन मतलब कितना? बोलो भाई। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। जो 1000 लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, जितने लोग 10 लाख लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना? 10 लाख, ठीक है। इसका मतलब 10 की घात 6। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 की घात 6। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। 10 की घात 6। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? कोई विलियन है, उस विलियन के अंदर, ठीक है जी, उस विलियन के 10 लाख भागों में जो विलय के भाग हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। क्या कहलाएगी? पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? पार्ट्स पर मिलियन। किसकी संख्या? विलय की संख्या। किसमें? विलियन में। विलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 की घात 6 भागों में किसकी संख्या? विलय की संख्या, है ना। विलय के भागों की संख्या। किसके? विलय के भागों की संख्या क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन होती है। विलय के जो भाग हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्ट्स पर मिलियन कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सरल बात हमने समझा दी आप लोगों को। अब ये इतनी सरल है कि यदि आपको पीपीएम का फॉर्मूला चाहिए तो पीपीएम का फॉर्मूला बिल्कुल सरल है। विलय के भाग
किसके तुल्य निकालोगे? विलय के भाग। किसके तुल्य? विलियन के तुल्य। विलियन के भाग और कितने से? 10⁻6, जिसका मतलब क्या है? 1 मिलियन है। क्या है? 1 मिलियन है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी विलियन है उसमें अगर आप लोगों ये देखते हो कि 10 लाख में से कितने भाग विलय के हैं, तो वही भाग जो हैं वो क्या कहलाएंगे? जी हाँ, वही भाग आपके पास कहलाएंगे पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आज की जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट्स पर बिलियन। क्या है? पार्ट्स पर बिलियन। अगली चीज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये क्या है? ये है पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट पर बिलियन। विलियन और बिलियन में कितना अंतर है? पार्ट्स पर बिलियन। अरे चलो ना भाई, बिलियन है ना, पार्ट्स पर बिलियन, बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं PPB। क्या कहते हैं इसको? PPB कहते हैं। देखो, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन मतलब होता है 10⁹9। क्या होता है 1 बिलियन का मतलब? 1 बिलियन का मतलब होता है 10⁹9। ठीक है, 1 बिलियन बराबर 10⁹9 है ना। तो 10⁹9 का मतलब कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब 100 करोड़। 10⁹9 का मतलब तो कितना हो गया? 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब कितना हो गया? 1 अरब। क्या हो गया? मतलब हो गया 1 अरब। कितना? 1 अरब। तो विलय के 1 अरब भागों में से, सॉरी, विलायक जो विलियन है उसके 1 अरब भागों में से जो विलय का भाग है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पार्ट पर बिलियन। क्या कहलाएगा? पार्ट पर बिलियन। विलियन के 10⁹9 भागों में उपस्थित विलय के भाग। किसके? विलय के भाग। क्या कहलाती है? PPB कहलाती है। पार्ट्स पर बिलियन कहलाती है। ठीक है, और रही बात PPB की, तो देखो ये क्या है? PPB। तो PPB का अपने पास फॉर्मूला होता है विलय के भाग बटे में विलियन के भाग। किसके तुल्य? 1 बिलियन के तुल्य। 10⁹9। इतने भाग में जो विलय के भाग होंगे वो अपने पास क्या कहलाएंगे? जी हाँ। चलिए, नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आयतन प्रतिशतता। क्या? वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना। क्या? लास्ट सांद्रता पढ़ा रहा हूं, आयतन प्रतिशतता। और आयतन प्रतिशतता में क्या है? देखो, मैं आप लोगों को लास्ट परसेंटेज मतलब लास्ट जो सांद्रता है वो पढ़ा रहा हूं, आयतन प्रतिशतता। जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, रही बात ये कि वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो पहली बात ये सुनो
इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे V अपॉन V प्रतिशत से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? V अपॉन V परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, क्या कह रहा हूं? पहली बात। दूसरी बात और सुनो अभी। यहाँ दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम प्रतिशतता होती क्या है ना? आयतन प्रतिशतता है क्या? तो भाई आपके पास कोई विलियन है, विलियन प्रतिशतता, आपके पास कोई विलियन है। विलियन कैसे बनेगा? विलय और विलायक से। तो विलय का जो आयतन है, ठीक है, विलय का जो आयतन है उसको लो बटे में विलियन का जो आयतन है वो लो, परसेंटेज का 100 लो, ये लो, ठीक है ना? क्या? ये लो, ये है मतलब ये कि विलियन के 100 ml आयतन के अंदर कितने 100 ml आयतन में जो विलय का आयतन है वही कहलाता है आयतन प्रतिशतता। क्या कहा? विलियन के 100 आयतन भागों में विलय के आयतन जो होता है, ठीक है जी हाँ, वही क्या कहलाएगा? आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। इतना सरल है, समझने की बात है केवल। क्या? किसी विलियन के 100 आयतन भागों में किसकी संख्या, ठीक है, 100 आयतन भागों में विलय का आयतन या में घुले हुए विलय का आयतन क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता है। क्या है? आयतन प्रतिशतता है। और ये ऑलरेडी बता ही चुका कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V अपॉन V परसेंटेज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V अपॉन V परसेंटेज से। चलिए है ना? चलो नोट करवा देता हूँ। आज जो हमने स्टार्ट किया है यहाँ से एक बार नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ सभी सांद्रताओं का, ठीक है ना? सभी सांद्रताओं का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। नोट कर लो, है ना? करो फटाफट। इसकी यूनिट कुछ भी नहीं है। चलिए ये चैप्टर कब खत्म होगा? ठीक है,
ये चैप्टर खत्म होगा आज की क्लास में, नोट करो। कोई बात नहीं आरती, आप बाद में देख लेना क्लास। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 वो शुरू कर देंगे, ठीक है। आवाज़ एकदम सही है, बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। चलो नोट करो। इसके बाद मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ, सबके सूत्र में आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक है, जो जो सांद्रताएं हम लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद लास्ट टॉपिक सीमांत अभिकर्मक और फिर चैप्टर खत्म। मज़ा आ जाएगा, है ना, खुश हो जाओगे आप लोग। चलिए शुभम भाई पहले तो 11th करो फिर 12th करो, ठीक है ना। हाँ चलिए, उसके बाद आपको जिस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उस साइड से करना। बाकी आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कंप्यूटर है ना, सॉफ्टवेयर्स का है, इसलिए कंप्यूटर साइंस जो है वो ज़्यादा बढ़िया है बीटेक अगर करनी है तो, ठीक है। हाँ, जितने लोग भी ये पूछ रहे हैं कि सर कल टेस्ट है या नहीं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, कल कोई टेस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए बढ़े आगे। देखो हम लोगों ने सांद्रताएं जो है, ठीक है, हम लोगों ने जो सांद्रताएं पढ़ी वो 2 प्रकार की पढ़ी। हमने कौन कौन सी सांद्रता पढ़ी मैं आपको एक बार बता देता हूं। पहले मैंने आप लोगों को जो सांद्रता या मात्रक पढ़ाए, ये 2 टाइप के मात्रक या सांद्रताएं पढ़ाई, ठीक है। पहली हमने पढ़ी भार भार सांद्रता, सांद्रता, और फिर हमने पढ़ी भार आयतन सांद्रता। ये 2 प्रकार की सांद्रताएं पढ़ी, ठीक है। भार भार सांद्रताएं, भार भार है ना, भार आयतन सांद्रता। जब भार भार सांद्रता हम लोगों ने पढ़ी तो भार भार सांद्रता में 3 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, नहीं ये नहीं लिखना, अब जो अभी लिख रहा हूं वो नहीं लिखना, आगे क्या है वो मैं बता दूंगा, जो लिखना होगा अभी कुछ मत लिखो, अब केवल ध्यान दो। भार भार सांद्रताओं में मैं ये रिपीट कर रहा हूं ना जो आप लोगों को चाहिए, ठीक है ना। हाँ ये नहीं लिखना है, जो अभी लिख रहा हूं बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो भार भार सांद्रता में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था भार भार प्रतिशतता, ठीक है, या द्रव्यमान प्रतिशतता हम लोगों ने पढ़ा। क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता। सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा, मास परसेंटेज जिसको हमने कहा था, पहली बात, ठीक है ना। हाँ दूसरे नंबर पर क्विक रिवीजन के, अभी नोट्स नहीं बनाने। दूसरी बात फिर हम लोगों ने पढ़ा मोल भिन्न, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा मोल ललिता, मोल लैलिटी, ठीक है, मोल ललिता, मोल लैलिटी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भार आयतन सांद्रता की। तो भार आयतन सांद्रता में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं ये सुनो। भार आयतन सांद्रता में मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। हमने आप लोगों को पढ़ाया मोलरता, मैंने आप लोगों को पढ़ाया फॉर्मलता, मैंने आप लोगों को पढ़ाया नॉर्मलता, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसी सांद्रताएं पढ़ी जो ना तो यहां से बिलोंग करती है ना यहां से बिलोंग करती है। कौन कौन सी ये सुनो। एक पढ़ी पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, एक पढ़ी पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी, ठीक है। एक सांद्रता जो हम लोगों ने नेक्स्ट इसके बाद पढ़ी वो अपनी कौन सी सांद्रता है ये भी बता देता हूं। अभी पढ़ी हमने आयतन आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज प्रतिशतता। ये सांद्रताएं जो हैं
3, 4, 5, 6 और 4, 10, ये सांद्रताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब मैं आप लोगों को ये फटाफट बता देता हूं कि जब आप लोग क्या करते हो, द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करते हो, कौन सी प्रतिशतता की, द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, द्रव्यमान प्रतिशतता में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं विलय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और बटे में विलयन का द्रव्यमान। दोनों ही किस में है, ग्राम में है, दोनों ही किस में है, ग्राम में है, समान यूनिट में है, गुणा में क्या, 100। दोनों ही किस में है, ग्राम में है, गुणा में क्या, 100। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज आया, पहली चीज। दूसरी बात क्या, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मोल भिन्न या मोल अंश। मोल भिन्न या मोल अंश के बारे में हम लोग बात करें तो किसी एक अवयव के मोल, एक अवयव के मोल, मोल, और बटे में क्या, मिश्रण के कुल मोल या यौगिक के कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल, ठीक है ना, मिश्रण के क्या, कुल मोल। ऐसे ही फिर हम लोगों ने इसके बाद जो है वो क्या पढ़ा, मोललता पढ़ा। तो मोललता अपने पास क्या हो जाता है लाडलो, बोलो हाँ, क्या है, मोललता में होता है विलय के मोल, किसके मोल, विलय के मोल, और बटे में विलायक का भार। और विलायक का भार अगर ग्राम में है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, ये पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोलरता, क्या पढ़ा, मोलरता, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में हम लोगों ने बताया विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन, और अगर विलयन का आयतन जो है ये किस में दिया हुआ है, ये भी ध्यान से सुनना, ये मिलीलीटर में है तो गुणा कर दो कितने से, 1000 से, ठीक है। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा आयतन प्रतिशतता, सॉरी भार आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जिसमें हम लोग कहते हैं विलय का भार ग्राम में, किसमें, ग्राम में। हम कहते हैं विलायक, सॉरी विलयन का आयतन ml में, और गुणा में कितना, 100, क्योंकि परसेंटेज का है। फिर हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मलता, जिसमें हम लोग तुल्यांकी भार लेते हैं, विलय का तुल्यांकी भार ग्राम में बटे में विलयन का आयतन, किसका, विलयन का आयतन, किसमें, ml में। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1000 से गुणा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या है, विलय का सूत्रभार बटे में विलयन का आयतन, किसमें, ml में, ठीक है। अगर ये ml में तो गुणा कितना, 1000, कितना, ठीक है ना, कितना, 1000, ठीक। रही बात इसके बाद किसकी, ppm की, किसकी, ppm की, ppm। तो विलय के भाग, विलय के भाग और बटे में विलयन के भाग, विलय का हिस्सा बटे में विलयन का हिस्सा और गुणा में 10⁶, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लास्ट है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। ये है विलय के भाग बटे में विलयन के भाग, गुणा में 10⁹। और लास्ट जो है
वो है आयतन, आयतन प्रतिशतता। आयतन, आयतन क्या है? प्रतिशतता। तो आयतन, आयतन प्रतिशतता में किसका आयतन? विलय का आयतन बटे में विलियन का आयतन और गुणा में कितना? 100। बस ये सारी चीजें। अब एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को, ये सारे फॉर्मूलाज जो है ना एक पेज पर लिख लो, है ना। और नोटबुक में तो आपने लिख ही रखे हैं, एक अलग पेज पर लिख लो और उस पेज को नोटबुक से अलग करके जहां पढ़ने बैठते हो वहां चिपका लो। 3-4 दिन रोज रिवीजन करना है, फॉर्मूले दिमाग के अंदर बस जाने चाहिए, रोज रिवीजन करना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, यूं सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से क्योंकि आप लोगों को ये फॉर्मूलाज जो हैं 12th क्लास में भी काम आएंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज अगर आईआईटी का एग्जाम देना है तो भी काम आएंगे, नीट का एग्जाम देना है तो भी काम आएंगे, एनडीए का एग्जाम देना है तो भी काम आएंगे, एक्स ग्रुप का, सॉरी एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में तो नहीं आते हैं ये, ठीक है ना, एक्स वाई ग्रुप में नहीं आएंगे, तो उन सब एग्जाम में काम आएंगे, वहां पर ये करोगे। पहली बात, पार्ट होता है भाई भाग, है ना, पार्ट का मतलब होता है भाग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये 10 फॉर्मूलाज नोट करो, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और फिर यूनिट समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फटाफट नोट करो, शुरू हो जाओ। देखो इनकी जरूरत नहीं है, ये नोट कर लो या फिर साइड में, ये तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा, चलो इन सबको नोट कर लो। कर दो इन सबको नोट। चलिए छोटा सा टॉपिक बाकी है, उसके बाद पूरी यूनिट खत्म खत्म खत्म। है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएंगे भाई, क्लास के दौरान मैं नहीं कराऊंगा, लाइव नहीं कराऊंगा, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको, जिससे कोई समस्या नहीं आएगी आपको, है ना। चलो फटाफट नोट कर दो, फिर सेकंड यूनिट करेंगे ललिता, यूनिट नंबर 2 परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ ये अभी पहला चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है भाई, ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए भाई। देखो मैं अगर किसी दिन आप में से किसी के घर आया चाय पीने, खाना खाने, तो आते ही सबसे पहले घर में घुसते ही यूं पूछूंगा कि मोल अंश का सूत्र क्या है, मोललता का सूत्र क्या है, नॉर्मलता का सूत्र क्या है, पीपीएम क्या होता है, ये सब पूछूंगा। चलो आगे नोट करो, ध्यान रखना भाई। अरे आएंगे आएंगे, इतनी क्या जल्दी है, रुको जरा, सब्र करो, आएंगे, है ना। हाँ अब ये चैप्टर कितने दिन चलेगा? अरे कहा तो आज ही खत्म हो जाएगा अमित, लास्ट टॉपिक है इसके बाद, जिसको हम लोग कहते हैं सीमांत अभिकर्मक, है ना। अरे एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, जब हम आएंगे तो एड्रेस पूछ लेंगे आपसे, समझे। हे भगवान, बोले लोकेशन सेंड करें।
सर हम आपके इंस्टाग्राम पर लोकेशन भेज देंगे। अरे रुक जाओ तुम, बस रुक जाओ, हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। चलो इसको नोट करो, इसके बाद करो फटाफट नोट, फिर बढ़ेंगे आगे हम लोग। हाँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो अच्छा मुनिंदर, ऐसी बात है, मैं भी दोस्त हूँ, आप चिंता मत करो, आपका दोस्त ही हूँ मैं भी। चलिए हो गया, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है ना वो लिखो अब, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है ना वो लिखो। लास्ट टॉपिक है आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या है लास्ट टॉपिक? लिमिटिंग रिएजेंट है। लास्ट टॉपिक है अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये अपने पास लास्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। क्या कहते हो इसको? इसको कहते हैं हम लोग सीमांत अभिकर्मक, है ना। चलिए, सीमांत अभिकर्मक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है LR। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? LR कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहोगे? LR कहोगे। ठीक है, सिंपल। क्या कहोगे? LR कहोगे। अब आगे की बात सुनो। देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो देखो, अगर हम एक केमिकल रिएक्शन कराएं, जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और क्या बनाया? H2O बनाया। हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। अब इसका मतलब समझे हो क्या? जो हम बताएं वो समझो एक बार। हम ये बता रहे हैं आपको कि इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसके आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल क्रिया में भाग ले रहा है, और इसका भी कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। सिंपल बात है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा? एक पदार्थ पहले खत्म हो जाएगा और एक पदार्थ बाद तक बचा रहेगा। सीमांत अभिकर्मक वही पदार्थ है जिसके जो पहले खत्म हो जाता है, जो कम मात्रा में होता है, और जिसके खत्म होते ही रासायनिक अभिक्रिया बंद हो जाती है। केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। वापस से सुन लो क्या कह रहा हूं, ठीक है। सीमांत अभिकर्मक वही पदार्थ है जिसके खत्म होते ही रासायनिक अभिक्रिया बंद हो जाती है। ठीक है ना, जिसके खत्म होते ही रासायनिक अभिक्रिया बंद हो जाती है और जो अभिक्रिया में कम मात्रा में अवेलेबल रहता है वो कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। बस इतनी सी बात है, इतनी सरल बात है, इतनी आसान बात है ना। जैसे इन दोनों में बात करें हम लोग, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाता है, तो ये सीमांत अभिकर्मक होगा। और जो पदार्थ शेष बच जाता है वो कहलाता है अतिरिक्त अभिकर्मक। क्या कहलाता है? अतिरिक्त अभिकर्मक। सिंपल बात इतनी सी है। क्या है? सिंपल बात इतनी सी है। ठीक, हाँ, समझे? तो देखो, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो कम मात्रा में होता है, कैसी मात्रा में है? कम मात्रा में है। जो कम मात्रा में होता है, अर्थात जिस अभिकर्मक के समाप्त होते ही रासायनिक अभिक्रिया, जिस अभिकर्मक के समाप्त होते ही केमिकल रिएक्शन जो है वो बंद हो जाए या संपन्न हो जाए, ये कह सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए, अभिक्रिया क्या हो जाए? संपन्न हो जाए। संपन्न हो जाए, क्या है? सीमांत अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक है? सीमांत अभिकर्मक है। वापस से सुन लो, रासायनिक अभिक्रिया में वो अभिकर्मक जो कम मात्रा में हो, मतलब जिसके खत्म होते ही, समाप्त होते ही रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाए, अब आगे केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, वो कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। और शेष बचा अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। लिमिटिंग रिएजेंट बोले तो, जी हाँ, सॉरी, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, रिमेनिंग रिएजेंट कहलाता है। बोले तो अतिरिक्त अभिकर्मक कहलाता है। अतिरिक्त अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिरिक्त अभिकर्मक कहलाता है। जो शेष बचता है वो कहलाएगा अतिरिक्त अभिकर्मक। ठीक है ना? हाँ, जैसे अभी इस रिएक्शन में O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। नहीं भाई, इस रिएक्शन में O2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। Lr क्या है? Lr लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये अतिरिक्त अभिकर्मक है। ठीक है ना? जी हाँ, क्या है? ये अतिरिक्त अभिकर्मक है। मैं आप लोगों को अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मगर एक बार आप क्या करो, इसको नोट कर लो, जितना भी लिखा हुआ है ना इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है? ये सब समझाऊंगा कि O2 लिमिटिंग क्यों नहीं है ना, या
जो आपके पास H2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे है, सब समझाऊंगा। एक बार नोट कर लो इसकी परिभाषा को, ठीक है, चिंता मत किया करो। चलिए, चले। शुभम मौर्य मेरे ही नाम से होगी ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी, और किस नाम से होगी? यतेंद्र जोशी सर के नाम से बस। नेक्स्ट टेस्ट अगले संडे को होगा, कल नहीं है, इससे नेक्स्ट संडे जो आएगा उसको टेस्ट होगा। चलिए, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन समझो, और क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको बता देगा कि इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हाइड्रोजन क्यों है, H2 क्यों है, O2 क्यों नहीं। कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। सुनो भाई, कहा है हमसे 3.0 ग्राम हाइड्रोजन 29.0 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो इस क्रिया में ध्यान से सुन लेना, LR क्या है वो ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्रिया में क्या ज्ञात करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट में लिख दूं LR या पूरा लिख दूं? लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करो। अब देखो समझना इसको जो मैं बता रहा हूं अच्छे से। आवाज सुनाई नहीं दे रही है? आवाज तो एकदम सही है भाई, यहां से तो परफेक्ट है, ठीक है जानवी, बिल्कुल परफेक्ट है यहां से। देखो ये आगे समझो। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है इसका भाई, एक बार ये देख लो कि आप इसके लिए रिएक्शन लिखो कि H2 प्लस O2, इससे बन क्या रहा है? इससे बन रहा है H2O। क्या बन रहा है? H2O, है ना। देखो भाई, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दोगे, इधर भी 2 ही लगा दोगे। क्या कर दोगे? इधर भी 2 ही लगा दोगे, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, जब रिएक्शन बैलेंस हो रही है उस दौरान इसने इससे क्रिया की ना, तो यहां पर अगर हाइड्रोजन देखोगे तो 2 गुणा हाइड्रोजन का वेट होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है ना। देखो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1, ठीक है। इसका गुणा किससे करोगे? 2 से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और गुणा में कितना है? 2 मोल्स प्लस। यहां देखो, यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन का भार होता है 16, कितने ऑक्सीजन है? 2, समझे। 16 दूनी कितना? 32, और यहां पर कितना? 4, तो ये 4 ग्राम और ये 32 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम 32 ग्राम। तो पहली चीज ये है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? बताओ भाई, 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 32 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम H2 से क्रिया करने वाली O2 की मात्रा कितनी है? 32 ग्राम, पहली बात। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें
तो अपने पास सेकंड थिंग क्या है इसमें, ये समझो। सेकंड थिंग अपने पास ये है 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने वाली या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने वाली O2 की मात्रा कितनी होगी? कितनी होगी बोलो? अरे भाई बिहार बोर्ड का सिलेबस यही है जो मैं पढ़ा रहा हूं। कितनी होगी? 32/4, 4 ग्राम। हमें कितनी के लिए निकालना है? 3 ग्राम के लिए। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? कितने से? 3 ग्राम से क्रिया करने वाली जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा कितनी होगी? फटाफट से बता दो कितनी हो जाएगी? 32/4 और गुणा में कितना? 3। काटो, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24 ग्राम। तो भाई एक सिंपल बात समझो, है ना, 4 ग्राम से क्रिया करती है कितनी? 32 ग्राम। 3 ग्राम से क्रिया करती है कौन? 24 ग्राम। और क्वेश्चन में कितनी दी है? 29 ग्राम। कितनी ग्राम फालतू है? 5 ग्राम। तो जिसकी मात्रा ज्यादा वो अतिरिक्त अभिकर्मक, और जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई बात? जो पहले खत्म हो गया वो क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो भाई यहां पर हम लोग इस बारे में लिख देंगे कि देखो 3 ग्राम से क्रिया करने के लिए, लिख दूं? क्या लिखता हूं मैं? लिखता हूं कि 3 ग्राम H2 से 24 ग्राम O2 क्रिया करती है जबकि ऑक्सीजन की वास्तविक मात्रा कितनी है? O2 की वास्तविक मात्रा 29 ग्राम है। मात्रा कितनी ग्राम है? 29 ग्राम है। ठीक है, जो आधिक्य में है। ठीक है जी, हां चलिए, हां चलिए, ठीक है ना जी, हां, जो अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, यहां H2 कम है, जो क्या है? LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है ना? इति श्री बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यहां से पहला अध्याय जो है पूर्ण रूप से होता है समाप्त। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक भी खत्म हो चुका है। तो चलिए यहां पर पहली यूनिट को समाप्त कर आज की क्लास को भी यहीं पर रोक देते हैं। जी हां, समाप्त कर देते हैं। जय श्री राम के जयकारे के साथ। ठीक है, बाके बिहारी लाल के जयकारे के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है जी, चलिए चैप्टर को खत्म करके क्लास को खत्म करते हैं। अब मुलाकात करेंगे नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। अभी मैं लेता हूं विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।